हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन एंड कंप्यूटर विजन का यूनिट 2 करेंगे कंप्लीट इन वन शॉट। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें सारे कंसेप्ट समझ आ जाएंगे। बस फिर बाकी अपने पीवाईक्यूज वगैरह कर लेना एंड यू विल वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम्स। तो देखो, पहले यूनिट में हमने पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन देखा कि पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन एक्चुअल में क्या होता है और किस तरीके से मशीन पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन करती है यूजिंग वेरियस एल्गोस। ठीक है, अब हम उसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक जो है तुम्हारा वो है स्टैटिस्टिकल पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। अब स्टैटिस्टिकल पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन क्या है कि जब एक मॉडल पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहा है बट विद द हेल्प ऑफ सम स्टैटिस्टिकल टेक्निक, सम स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहा है चीजों को। ठीक है, पैटर्न्स को, एंड ऑन द बेसिस इट इज ट्राइंग टू प्रिडिक्ट सम आउटकम्स जो कि कंटिन्यूअस है। आउटकम्स जो कि कंटिन्यूअस है यानी कि जिनकी वैल्यू जीरो से लेकर कितनी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मैं चाहती हूँ कि मेरा मॉडल एक जगह का, एक घर का प्राइस कैलकुलेट करे बेस्ड ऑन इट्स साइज इन मल्टीपल फैक्टर्स। प्राइस तो कितना भी हो सकता है, तो प्राइस इज लाइक अ कंटिन्यूअस आउटकम। ठीक है, सो जब ऐसे हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं और ऐसे प्रिडिक्शंस मॉडल कर रहा है बेस्ड ऑन statistical techniques, this is known as your statistical pattern recognition. Field within pattern recognition focus on use of statistical technique for classifying data into different categories or predicting continuous outcomes. So its main concept it involves कि हम कोई ऐसा मॉडल बिल्ड करें that can recognize pattern in data based on their statistical properties and make decision. ओके, कोर कंसेप्ट क्या क्या है यहाँ पे। अब स्टैटिस्टिकल पैटर्न है तो मेन आइडिया हमारा है कि अपने मॉडल को मेक श्योर करें कि उसको प्रोबेबिलिटी का यूज करना आता हो, बिकॉज मॉडल जो प्रिडिक्शंस करते हैं वो बेस्ड होती है ऑन प्रोबेबिलिटी। तो इस वजह से जो भी प्रिडिक्शंस होंगी, हम स्टैटिस्टिकल पैटर्न रिकॉग्नाइज करवा रहे होंगे मॉडल्स को, सो वी मेक श्योर दैट मॉडल नो सम प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी आर यूज्ड टू मॉडल अनसर्टेनिटी। ओके, उसके बाद उस बेसिस पे वी विल बिल्ड अवर मॉडल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्या होगा, मॉडल्स डिसीजन लेंगे एंड लास्ट में अपना लर्निंग देंगे हमें, या फिर कुछ लर्न करेंगे समथिंग। ट्रेनिंग अगर हम दे रहे हैं मॉडल्स को तो कुछ लर्न करेंगे। देखो, अब जब हम पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन करते हैं यूजिंग स्टैटिस्टिक्स एंड वी कैन से, जब हम स्टैटिस्टिकल पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन करते हैं तो कौन से की कंसेप्ट्स होंगे, किस तरीके से स्टैटिस्टिकल पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन होगा। तो सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास जो भी आएगा डेटा उसको तुम्हें कलेक्ट करना है। उसके बाद बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स तुम्हें क्या क्या रखने हैं, या फिर जो भी डेटा है उसमें से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को तुम एक्सट्रैक्ट करोगे। क्योंकि इनिशियली जब डेटा आएगा इट इज लाइक कंसिस्टिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, बहुत सारी नॉइज होगी उसमें, बहुत सारा फालतू इंफॉर्मेशन भी होगी। तो जब तुम चाहोगे कि तुम्हें स्टैटिस्टिकली पैटर्न रिकॉग्नाइज करवाना है मॉडल के थ्रू, तो सबसे पहले तो डेटा लेना है। अब डेटा को क्लीन करना है, तो क्लीन करने के लिए तुम्हें वी कैन से फीचर एक्सट्रैक्शन करने हैं, यानी कि सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो रिलेवेंट हो उसको रखो और बाकी सबको फेंक दो। उसके बाद तुम्हें डिसाइड करना है कि अगर तुम्हारा जो मॉडल है वो डिसीजंस ले रहा है तो वो क्या यूज करेगा। अगर तुम्हारी मशीन है वो डिसीजंस ले रही है तो वो क्या, कौन सा मॉडल यूज करेगी। उसके लिए तुम नेव बेस्ड मॉडल यूज कर सकते हो, KNN यूज कर सकते हो, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, एनी मॉडल इन विच वी यूज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से तुम मॉडल सिलेक्शन करते हो, उसके बाद अपने डेटा को ट्रेन करते हो, एवेल्युएट करते हो। ठीक है, मॉडल सिलेक्शन, मॉडल्स के अंदर नेव बेस, बेस क्लासिफायर, ये सब चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। तो बस उन्हीं मॉडल्स को सिलेक्ट करना है, ट्रेन करना है एंड इवेल्युएट करना है। सो दीज आर योर स्टेप्स इन स्टैटिस्टिकल पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, दीज आर योर की स्टेप्स। अब आता है क्लासिफिकेशन का टर्म। क्लासिफिकेशन क्या होती है, देखो क्लासिफिकेशन हमने पहले भी पढ़ा था। क्लासिफिकेशन क्या होता है कि अगर दिस इज माय मशीन, अब मशीन के अंदर मैंने एक इनपुट डाला और मशीन ने क्या बोला कि ये जो इनपुट है ये कैट का है, तो मशीन ने क्या कर दिया, इस इनपुट को क्लासिफाई कर दिया, एक लेबल दे दिया, एक क्लास का लेबल असाइन कर दिया बेस्ड ऑन द फीचर्स इट ऑब्जर्व। दिस इज नोन एज योर क्लासिफिकेशन। अब जब ये मॉडल्स ये सारी चीजें विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स करते हैं, दिस इज नोन एज क्लासिफिकेशन इन स्टैटिस्टिकल पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। तो क्लासिफिकेशन इज वन ऑफ द प्राइमरी टास्क इन स्टैटिस्टिकल पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। गोल क्या होता है कि एक ऐसा क्लास लेबल असाइन करें न्यू ऑब्जर्व्ड, ये जो भी न्यू डेटा आएगा बेस्ड ऑन द फीचर्स। ठीक है, यहाँ पर
वी कैन से कितने तरीके के तुम्हारे पास क्लासिफायर्स होते हैं। तो पहला क्लासिफायर हमारा बेसिन क्लासिफायर होता है, जो कि प्रोबेबिलिटीज के थ्रू क्लासिफिकेशंस करता है। ठीक है, अब बेस क्लासिफायर के अंदर हमने नेव बेस क्लासिफायर पढ़ा था, जहां पर अजम्पशंस होते हैं कि जो भी फीचर्स होंगे वो आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, एंड दिस इज योर सिंपल बेस थ्योरम। देन वी हैव लीनियर क्लासिफायर्स, यानी कि लीनियर क्लासिफायर्स में क्या होगा, व्हेन वी आर क्लासिफाइंग द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन की हेल्प से हम क्लासिफिकेशंस को कर रहे हैं, दिस इज योर लीनियर क्लासिफायर। तो क्लासिफायर के अंदर तुम्हारे पास बेसिक क्लासिफायर आता है, देन लीनियर क्लासिफायर आता है जिसके अंदर तुम्हारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन और लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस आता है। अब जो लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस है, ये एक assumption पे बेस्ड है कि जो भी तुम्हारे पास डेटा आ रहा है वो सारा एक तरीके से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, सपोज जैसे कि यहाँ पर हम मानते हैं कि लीनियर क्लासिफायर के अंदर ये अज्यूमशन होता है, लीनियर क्लासिफायर के अंदर जो लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस है वो ये अज्यूम करता है कि वट एवर द डेटा विल कम, that will be normally distributed. That means suppose अगर मेरे पास हाइट आई स्टूडेंट्स की, तो मेरे पास हर एंगल में हाइट, मतलब हर तरीके से हाइट आएगी, किसी की हाइट कम आ रही है, किसी की ज्यादा आ रही है, किसी की बहुत ज्यादा आ रही है, हर लेवल में हाइट आएगी, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एज सच ये अजम्पशन होता है। ठीक है, एंड जब हम इसके बेसिस पे सेपरेट करते हैं, इस अजम्पशन को लेके जब हम लीनियरली डेटा को सेपरेट करते हैं, दिस इज अ लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। देन वी हैव लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जहां पर हमारा जो भी वैल्यूज होता है वो जो भी आउटपुट्स होते हैं वो जीरोस या फिर वंस के फॉर्म में निकलते हैं। तो इस तरीके से मैंने बोल दिया कि हमारे पास पहला लीनियर क्लासिफायर है, जिसके अंदर टू टाइप्स है, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस इज वर्किंग, इज अज्यूमिंग समथिंग, इज बेस्ड ऑन अजम्पशन कि जो भी डेटा होगा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, एंड देन वी हैव लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जहाँ पर मॉडल्स बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी क्लासिफाई होता है। ओके, अब हमारे पास आते हैं नॉन लीनियर क्लासिफायर्स, जहाँ पर वी आर नॉट classifying a data based on its lines or something, based on the creating lines, we are just separating the data with the help of k nearest neighbors and support vector machines। अब support vector machines में तुम बोलोगे लाइन होती है, लीनियर होता है, बट देखो वहां पर हाइपर प्लेन होता है, और वह हाइपर प्लेन कैसे भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। बेस्ड ऑन कर्नल्स भी हमारा ये क्लासिफाई होता है, तो इस वजह से हम इसको नॉन लीनियर क्लासिफायर की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो अब हमने बस कितने तरीके के क्लासिफायर्स देखे, हमने हमारे लीनियर क्लासिफायर्स देख लिए, एंड देन वी हैव नॉन लीनियर, जिनके अंदर यू कैन से वी कैन ऐड केएनएन, सपोर्ट वेक्टर मशीन, एंड न्यूरल नेटवर्क्स आर आल्सो अ पार्ट ऑफ योर नॉन लीनियर क्लासिफायर, क्योंकि जो न्यूरल नेटवर्क होता है उसमें भी सारा खेल न्यूरॉन्स का होता है, और न्यूरॉन्स के बेसिस पे ही क्लासिफिकेशंस होती है। क्लासिफिकेशन का प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले तुम अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हो और उसके बाद टेस्ट कर रहे हो। ट्रेन टेस्ट करने के बाद अब तुमने जो अगला डेटा दिया वो क्या करेगा, वो डिसीजंस लेगा। ठीक है, एंड द डिसीजन शुड बी टू गेट अ मैक्सिमम पोस्टेरियोरी। अब इसका मतलब क्या है, दैट वी वांट कि ऐसा कि जो भी डिफरेंसेस हो बिटवीन द एक्चुअल प्रिडिक्शन, जो एक्चुअल क्लासिफिकेशन थी और जो हमने की, उसमें बहुत रेयर हो। अभी ये जो न्यूरल नेटवर्क है, ये सारी चीजें हम लेटर ऑन बहुत डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर अगर देखें व्हाट इज द इवैल्यूएशन मैट्रिक्स फॉर क्लासिफिकेशन, यानी कि हम चेक कैसे करते हैं कि हमारी क्लासिफिकेशन जो मशीन ने की वो कितनी ठीक है, वो हम चेक करते हैं कुछ फैक्टर्स पे, जिनका नाम है एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, कंफ्यूजन मैट्रिक, आरओसी कर्व एंड एयूसी। अब एक्यूरेसी का मतलब है कि यहाँ पर हम निकाल रहे हैं कि कितना परसेंटेज हमारी मशीन ने करेक्ट क्लासिफाई करा, यानी कि अगर हमने डेटा उसको दिया तो कितना अच्छे से उसने सही क्लास के अंदर उसको क्लासिफाई करा। ठीक है, एंड देन अगेन वी यूज सम प्रिसिशन, रिकॉल एंड इवन स्कोर, ये सारा मशीन लर्निंग का कंसेप्ट है। तो यहाँ पर हम ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, ये सब चीजें निकालते हैं, और उसके बेसिस पे वी हैव सम फॉर्मूलाज ऑफ प्रिसिजन, रिकॉल। बट यू कैन जस्ट से कि ये कुछ मैट्रिक्स होते हैं जो कि देखते हैं कि हाउ वेल वी क्लासिफाइड। ठीक है, उसके बाद कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक देखो क्या होता है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स से होती है, ये कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स होती है जहां पर हमारे पास ट्रू पॉजिटिव्स और ट्रू नेगेटिव्स होते हैं। यानी कि सपोज अगर एक्चुअल क्लासिफिकेशन यस थी, और सपोज मैंने पूछा कि क्या ये इंसान बीमार है, अब इसमें दो ही रिजल्ट आ सकते हैं, यस और नो।
अब दो ही चांसेस होते हैं, या तो एक्चुअल रिजल्ट यस होता है या तो एक्चुअल रिजल्ट नो होता। अब यहाँ पे मैं मशीन की बात करती हूँ कि मशीन ने उसको यस में क्लासिफाई कर दिया और नो में क्लासिफाई कर दिया। तो अब क्या होगा कि दो चीजें हो सकती है, या तो एक्चुअल रिजल्ट यस था और मशीन ने भी यस कर दिया, तो इट इज लाइक अ ट्रू पॉजिटिव थिंग। देन एक्चुअल रिजल्ट नो था पर मशीन ने बोल दिया हाँ वो पर्सन बीमार है, तो इट्स बिकम अ फॉल्स पॉजिटिव, है ना। तो इस तरीके से हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, और दो ये तुम्हारा इस टाइम पर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये आगे जाके मशीन लर्निंग में आएगा तो वहां पढ़ लेंगे। बट दीज आर समथिंग विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन क्लासिफाई, कि वी कैन बेसिकली इवेल्युएट एंड चेक कि जो मॉडल ने क्लासिफिकेशन करी वो कितनी ठीक है, एंड बेस्ड ऑन आरओसी कर्व एंड एयूसी कर्व वी डू दैट। तो आई होप तुम्हें क्लासिफिकेशन समझ आ गया। पेपर में क्लासिफिकेशन आएगा तो बताओगे क्या है, कितने टाइप का है, कैसे करा जाता है, क्या स्टेप्स है, इतने इतने तरह है, इतने इतने तरीके से इवैल्यूएट करा जा सकता है। 2 पेजेस तुम्हारे भर जाएँगे, तुम्हें उतने ही भर के आने होते हैं। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आई वुड से 2 पेज भर के आ जाओ, बहुत है। ओके। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिग्रेशन मॉडल। उससे पहले हम रिग्रेशन पढ़ते हैं। अब देखो रिग्रेशन हमने पहले भी पढ़ा था, दैट इसका काम क्या होता है, दैट वी वांट टू क्रिएट समथिंग लाइक कुछ ऐसी इक्वेशंस बना दे जहां से हम क्या करें, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बना रहे हैं। तो रिग्रेशन का काम क्या होता है कि सपोज यहाँ पे मेरे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और दोनों के बीच में एक मॉडल क्रिएट कर रही हो, एक इक्वेशन क्रिएट कर रही हो, ठीक है। सो दैट मैं एक डिपेंडेंट मॉडल से, सॉरी, एक इंडिपेंडेंट मॉडल से एक डिपेंडेंट मॉडल के बीच का कुछ रिलेशन निकाल पाओ, ठीक है। रिग्रेशन इज अनदर मेजर टास्क इन स्टैटिस्टिकल पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। गोल क्या होता है, इज टू प्रिडिक्ट अ कंटिन्यूअस आउटपुट वैल्यू बेस्ड ऑन द इनपुट फीचर। सो वी नीड टू find something like a relation of the input feature with the output feature, and with that अब फिर क्या हो कि हम कोई ऐसी इक्वेशंस बना पाए, कुछ ऐसा रिलेशन फाइंड कर पाए इनपुट और आउटपुट के बीच में, so that for every new input we are able to find the output, ठीक है। तो ये चीज होती है, और इसी को हम बोलते हैं रिग्रेशन। अब रिग्रेशन मॉडल के वी हैव डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि लीनियर रिग्रेशन, जहां पर हमारे पास क्या होता है कि वी कैन से लीनियर टर्म्स होते हैं। यहाँ पर देखो, दिस इज योर इंडिपेंडेंट, दिस इज योर डिपेंडेंट टर्म y एंड दिस इज योर इंडिपेंडेंट टर्म्स। तो लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये सब तुमने पहले भी पढ़ा होगा, ये तुम्हारे सिलेबस में है, था पहले बेसिकली। तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या है, रिलेशनशिप बताता है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट एज अ लीनियर फंक्शन। एक लीनियर फंक्शन में रिलेशनशिप बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे बी नॉट वगैरह इंटरसेप्ट होता है। उसके बाद भी है पॉलिनोमियल रिग्रेशन, जो कि यूज करता है पॉलिनोमियल इक्वेशंस का, लाइक स्क्वायर्स लगा दिए या क्यूब्स लगा दिए, पावर्स का, और फिर इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशंस बनाता है। तो अभी दो तरीके के हमने क्या देखे, रिग्रेशन देखे, लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन। देन वी हैव सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, जहां पर हम इनपुट आउटपुट के बीच में या फिर डिफरेंट डेटा पॉइंट्स के बीच में उनको क्लासिफाई कर रहे हैं या फिर उनको सेपरेट कर रहे हैं, उनके बीच में रिलेशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट वेक्टर मशीन। So when we are doing a regression with the help of support vector machine, so this is known as your support vector regression. When we are using a neural network in your regression task, this is a neural network regression. And when we are using regularizations, adding penalties in the terms, this is a region lasso regression. Okay, so all these are your different regressions. So हमने कितने टाइप के regressions पढ़ लिए, हमने बहुत सारे पढ़ लिए। अब ये रिज और लासो वाला ही आगे आएगा, सो उसमें हम देख लेंगे। रिग्रेशन का भी सेम प्रोसीजर होता है। सबसे पहले वी वांट टू ट्रेन अवर मॉडल। सबसे पहले तो मॉडल सिलेक्ट करेंगे, तो हमने एक मॉडल चूज करा, कुछ भी हो सकता है, कि हमारा जो मशीन है वो किस बेसिस पर डिसीजंस वगैरह लेगी। तो ऐसे हमने मॉडल सिलेक्ट कर लिया। अब वो डिसीजन ट्री भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद उसको ट्रेन करा, ठीक है, ट्रेन करा, एंड ट्रेनिंग के बाद वी कैन से प्रिडिक्शंस होंगे, एंड फिर हम धीरे धीरे मॉडल्स को इवेल्युएट करेंगे। तो ट्रेनिंग फेज के बाद हमारा मॉडल क्या करेगा, रिलेशंस बनाएगा इनपुट आउटपुट के, और उस बेसिस पे खुद प्रिडिक्ट करेगा चीजों को। सो दिस इज द होल प्रोसीजर ऑफ योर रिग्रेशन।
ठीक है। अब हाउ वी कैन चेक, देखो क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन में हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना देते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें कर देते हैं टू चेक कि हमने हमारी जो क्लासिफिकेशन हुई है वो सही हुई है कि नहीं। तो रिग्रेशन में हम कैसे चेक कर सकते हैं कि जो हम ग्रुप कर रहे हैं इनपुट और आउटपुट्स को, जो मॉडल्स बना रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। तो रिग्रेशन को इवेल्युएट करने के वी हैव डिफरेंट स्टेप्स, जैसे कि मीन स्क्वायर एरर, root mean square error, mean absolute error and R square. So these are your four methods to evaluate the regressions. ठीक है। तो मीन स्क्वायर एरर यूज होता है जहां पर तुम क्या करते हो, एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर करके वन बाय एन करते हो। ठीक है। देन यू हैव रूट मीन स्क्वायर एरर, जहां पर यू डू स्क्वायर रूट ऑफ एमएससी, मीन स्क्वायर एरर का स्क्वायर कर दो। देन यू हैव मीन एब्सोल्यूट एरर, जहां पर तुम सबकी जितने भी प्रेडिक्टेड एंड एक्चुअल वैल्यूज के डिफरेंसेस है सबका यू कैलकुलेट द एवरेज। एंड देन यू हैव अ आर स्क्वायर, अ मेजर ऑफ हाउ वेल द मॉडल फिट्स द डेटा, व्हेन वन इंडिकेटिंग परफेक्ट फिट एंड जीरो इंडिकेटिंग नो रिलेशनशिप। आर स्क्वायर में क्या होता है, हम चेक करते हैं, अब आर स्क्वायर में दो वैल्यूज होते हैं, अगर आर स्क्वायर की वैल्यू जीरो है इसका मतलब जो हमने मॉडल बनाया वो इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को अच्छे से नहीं बना पाया, और अगर वन है तो इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप बहुत अच्छे से स्टेबल हो पाया। सो दीज आर द फोर टेक्निक्स फॉर इवोल्यूशन मैट्रिसेस। ओके, not evaluation matrices, for evaluation of regression. I hope it is understandable. Now the next topic is feature and feature vector. फीचर एंड फीचर वेक्टर क्या होगा, अब तुम्हें पता है फीचर का हिंदी में मतलब क्या होता है, विशेषता किसी भी चीज की। तो बेसिकली इंग्लिश में भी यही मतलब है। अगर बहुत सारा डेटा दे दिया है तो फीचर इज लाइक दैट पर्टिकुलर मेजरेबल क्वांटिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड असेंशियल, और उनको हम मशीन के अंदर एज एन इनपुट डाल सकते हैं, और उसके बाद इट विल हेल्प इन क्लासिफाइंग समथिंग लाइक दैट। ठीक है। तो अभी बस मैंने ओवरव्यू दिया। या देखो, फीचर आर इंडिविजुअल मेजरेबल प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स ऑफ द फिनोमिना बीइंग ऑब्जर्व। फॉर एग्जांपल, अगर मैं तुम्हें बोल रही हूँ क्या ये पिक्चर एचडी क्वालिटी में है, तो तुम देखोगे कि ये दिखने में ब्लर तो नहीं है। तो ये जो ब्लर वाला क्राइटेरिया, ये एक तरीके का फीचर हो गया कि इमेज क्वालिटी शुड बी गुड। ठीक है। या फिर इसका कलर तो डल नहीं है, ये सारी चीजें, ये सारी इंपॉर्टेंट फीचर्स है जिनकी हेल्प से मैं कुछ क्लासिफाई कर पा रही हूँ। क्लासिफिकेशंस में तुम एट्रीब्यूट्स बनाते हो, राइट। तो वो एट्रीब्यूट्स एग्जैक्टली फीचर्स ही होते हैं कि ये कोई चीज ऐसी होगी तो इसका ये फीचर होगा। इफ अ person is we can say, if a person is बीमार, तो उसके फीचर्स होंगे कि उसको कलर थोड़ा फेड हो रहा है, कलर फेड हो रहा है क्या होता है, मतलब स्किन थोड़ी डल हो रही है, वो थोड़ा टायर्ड लग रहा है। तो दीज आर फीचर्स, राइट। तो इस तरीके से फीचर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफाइनिंग एंड पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। एंड व्हाट आर द रोल इन पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, फीचर्स का काम पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन में क्या होता है, फीचर्स आर वेरी हेल्पफुल for us to classification, it is very helpful for classifications। हमने पहले भी जैसे देखा कि डिसीजन ट्री के अंदर बेस्ड ऑन फीचर्स हम लास्ट में कुछ चीजें प्रिडिक्ट करते हैं, तो क्लासिफिकेशन वगैरह में फीचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज फीचर वेक्टर, तो फीचर वेक्टर इज नथिंग बट फीचर वेक्टर इज अ कलेक्शन ऑफ फीचर्स दैट सर्व एन इनपुट टू मशीन लर्निंग मॉडल्स। तो फीचर वेक्टर का मतलब क्या हुआ, सभी फीचर्स का कलेक्शन। तो a feature vector is a vector of n numerical values where each value corresponds to one feature। तो सपोज दिस इज कंप्लीट फैक्टर x, जिसके अंदर तुमने x1 x2 x3 n तक डाला, एंड दिस इज योर x1 x2 x3, ऑल दीज आर फीचर्स। ओके। नाउ ये जो फीचर वेक्टर होता है, इनके हेल्प से हम इमेजेस को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, टेक्स्ट को क्लासिफाई कर पाते हैं, एंड स्पीच रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। देन वी हैव क्लासिफायर्स, वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दैट आर मॉडल्स यूज्ड टू असाइन लेबल्स और कैटेगरीज टू न्यू डेटा पॉइंट्स। अब कितने तरीके के तुम्हारे क्लासिफायर्स होते हैं, ये भी मैंने तुम्हें बताया था। लीनियर क्लासिफायर होता है, नॉन लीनियर क्लासिफायर्स होता है। देन वी हैव बेसियन क्लासिफायर्स एंड इंस्टेंस बेस्ड क्लासिफायर, जैसे कि KNN हो गया, ये सारे KNN वगैरह को यू कैन इवन पुट इन द कैटेगरी ऑफ नॉन लीनियर क्लासिफायर, बट इफ यू वांट यू कैन इवन मेक इट अ सेपरेट कैटेगरी। ओके। नाउ यू हैव डिसीजन बाउंड्रीज इन क्लासिफायर्स। ये तुम्हारा आगे चल के अलग से टॉपिक आएगा, उसको तब डिटेल में पढ़ लेंगे, अभी के लिए आई एम जस्ट स्किपिंग इट। ओके। नाउ व्हाट आर द pre-processing and feature extraction techniques, or what are the terms known as pre-processing and feature extraction?
तो देखो प्री प्रोसेसिंग क्या है। इनिशियली हमारा जो मॉडल है, जब हम इसको ट्रेन करते हैं, हम इसको किसी भी डेटा से ट्रेन नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि हम अपने मॉडल को ना एकदम एक्यूरेट अच्छा सा डेटा दे, जिसके बेसिस पर वो एकदम अच्छे अच्छे प्रिडिक्शंस कर पाए, है ना, ये सब चीजें परफेक्ट हो। अगर मॉडल को हमने बहुत गंदा सा मैसी सा डेटा दे दिया, अब मॉडल को खुद ही नहीं कुछ समझ आ रहा है, वो तुम्हें क्या ही आउटपुट देगा, तुम्हें क्या ही प्रिडिक्ट करके देगा। तो ये चीजें नहीं होती, ना हो। इसीलिए हम अपने डेटा को अच्छे से प्रोसेस करते हैं, जिसको हम प्री प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो इसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में वी इंश्योर कि हमारे डेटा के अंदर कोई भी नॉइज ना हो, कोई भी मिसिंग वैल्यूज ना हो, ये सारी चीजें ना हो। उसके बाद वी कन्वर्ट अवर डेटा एंड डू नॉर्मलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन थिंग। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अपने डेटा को कन्वर्ट कर दो इनटू द रेंज ऑफ 0 1 और -1 to 1। सो यू जस्ट नीड टू रीस्केल द डेटा to a range of 0 to 1, and sometimes you can shift the data in that way कि उनका जो मीन है वो एक सिंगल यूनिट हो जाए या फिर जीरो हो जाए। ठीक है, तो इन टेक्निक से हम इंश्योर करते हैं कि जो डेटा हो वो पूरा स्केल में हो, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हो। ठीक है, नाउ दिस इज द सेकेंड टेक्निक फॉर योर प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स। थर्ड इज डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन मतलब अगर तुम्हारे पास बहुत सारे फीचर्स है और तुम्हें लगता है कुछ ऐसे फीचर्स है जो जरूरी नहीं है, और कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो तुम्हें कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, यू जस्ट सिंपली नीड टू रिमूव दैट। सो यू रिमूव दैट फ्रॉम द बाउंड्रीज एंड जस्ट टेक इतना सा पार्ट। ठीक है, सपोज यू हैव इतने सारे फीचर्स, इसमें से सिर्फ इतना निकाल दिया, और यहाँ पर इन वाले फीचर्स को वी कैन से ऐसे बाउंड्री वाले फीचर्स को हटा दिया, ऐसे। तो अब तुमने क्या कर दिया, बाउंड्री के फीचर्स को हटा के डायमेंशनैलिटी रिडक्ट कर दी, और सिर्फ ये वाले फीचर्स लिए क्योंकि यही काम के थे। तो इसको भी हम बोलते हैं डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टेक्निक, एंड दिस इज वन ऑफ योर प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स। एंड देन वी हैव नॉइज रिडक्शन, जहाँ पर हम अगेन फिल्टर करते हैं कि कोई ऐसा इररिलेवेंट फीचर तो नहीं है, इनरिलेवेंट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। सो ऑल दीज आर योर डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स। ओके, नाउ अब तुम्हें क्या करना होता है, फीचर एक्सट्रैक्शन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डेटा इनटू अ सेट ऑफ फीचर दैट बेटर रिप्रेजेंट द पैटर्न इन द डेटा। यानी कि हमें कुछ ऐसा टेक्निक्स यूज करने हैं कि हम डेटा जो पुट कर रहे हैं ना मशीन में ड्यूरिंग ट्रेनिंग, वो कुछ इतने काम के हों कि एटलीस्ट मशीन उनसे कुछ सीखे। सो दैट मीन्स वी वांट टू एक्सट्रैक्ट ऑल द फीचर्स फ्रॉम द रॉ डेटा। तो अभी अभी जो हमारे पास डेटा है उसके अंदर वी कैन से कोई नॉइज नहीं होगी, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी, क्लीन होगा और थोड़ा इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन से हटकर होगा। बट अब उसमें से भी हमें काम की इंफॉर्मेशन लेनी है, हमारी मशीन को काम की इंफॉर्मेशन लेनी है। तो वी हैव सम फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स, और इसमें से एक टेक्निक मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताई। फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक में पहला टेक्निक होता है प्रिंसिपल ऑफ कंपोनेंट एनालिसिस, जिसका काम होता है डायमेंशनल्स को रिड्यूस कर दो, और जो काम के फीचर्स हैं जो मशीन को कुछ नॉलेज देंगे बस उनको रखो। देन सेकंड वी हैव वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन। अब वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, दैट यू आर चेंजिंग द पोजिशंस ऑफ, सपोज आई वांट टू, this is my machine, I want to give it a, I'm giving the machine a image। अब मशीन क्या करेगी, हर एंगल चेंज करके उसको देख रही है, जूम इन जूम आउट करके देख रही है, जितना पॉसिबल हो पा रहा है हर एंगल से फीचर्स को ट्रैक कर रही है, एजेस को एनालाइज कर रही है। तो दिस वे ऑफ एक्सट्रैक्टिंग फीचर्स आर नोन एज वेवलेट ट्रांसफॉर्मर, यूज्ड इन सिंगल प्रोसेसिंग एंड इमेज एनालिसिस टू एक्सट्रैक्ट फीचर इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। देन वी हैव हिस्टोग्राम ऑफ ओरिएंटेड ग्रेडियंट्स। दिस इज अगेन अ टेक्निक जो कि यूज होती है कंप्यूटर विजन और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के अंदर। एंड देन वी हैव मेल फ्रीक्वेंसी कैप्सूल कोएफिशिएंट दैट आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द फीचर्स फ्रॉम ऑडियो एंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। तो दीज आर four of your techniques for your feature extractions। Okay, so these four are your feature extraction techniques. Now what is the meaning of the curse of dimensionality? तब होता क्या है कि यहाँ पर सपोज मैं बोल रही हूँ कि ओके तुम प्री प्रोसेसिंग कर रहे हो, तुम फीचर एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, पर क्या हो अगर तुम ऐसा ना करो, मतलब क्या हो कि तुम डेटा को अगर ऐसे ही रहने दो, तुम कुछ चेंजेस ना करो, उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हो, तुम डायमेंशनलिटी रिडक्शन ना करो, तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, उन्हीं को हम बोलते हैं द कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। अगर बहुत ज्यादा उसके अंदर डेटा है तो व्हाट आर द challenges phenomena that arise when working with the high dimensional data? As the number of dimensions increase, the amount of data needs to learn a model effectively grows exponentially, making it difficult for machine learning. Let me explain you. क्या होता है कि तुम्हारे पास एक डेटा है, देखो, ओके,
मेरी बात सुनो। होता है ना कि तुम अगर एक एग्जाम का पढ़ रहे हो, तुमने यूनिट 1 से स्टार्ट करा, तुमने बोला यूनिट तो बहुत इजी है, तुम्हें सब कुछ आ गया। ओके, देन यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड यूनिट 2। ओके, यूनिट 2 आया आया तुम्हें समझ आया, थोड़ा बहुत समझ आया, थोड़ा बहुत नहीं समझ आया। अब यूनिट 3 आया। अब तुम्हारा हो गया सर दर्द, क्योंकि तुम्हें लग रहा है अरे भाई इतनी इन्फॉर्मेशन, तुम हो गए कंफ्यूज। तुम तो इंसान हो, बट जो मॉडल्स है वो भी सेम चीज ही करते हैं। मॉडल्स के अंदर भी यही होगा ना कि अगर हम बहुत सारा डेटा डाल देंगे उसके अंदर, तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। और बहुत सारा डेटा अगर आपस में इंटर रिलेटेड है, कि सपोज मैंने तुम्हें बोल दिया कि ये एक इमेज है, ये एक कार है, और ये या फिर सपोज मैंने फोन की इमेज दिखा के बोला ये फोन है। देन थोड़ी देर मॉडल को मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ और बोल रही हूँ ये स्मार्टफोन है। मॉडल तो कंफ्यूज हो गया, फोन और स्मार्टफोन, फोन भी तो ऐसे ही दिख रहा था, स्मार्टफोन भी ऐसे ही दिख रहा था। और स्मार्टफोन कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज एज अ नॉर्मल फोन, नॉर्मल फोन भी कंसीडर होगा, तो मॉडल तो कंफ्यूज हो गया। या फिर एक एनिमल बोल के मैंने उसको कैट दिखा दिया, एक एनिमल बोल के मैंने डॉग दिखा दिया। तो जितना डिफरेंट डेटा, मॉडल उतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, जितना हाई डेटा उतना ज्यादा कंफ्यूज होगा। एंड उस बेसिस में क्या होगा कि वो जो सिंपल चीजें, सपोज मैंने तुम्हें यूनिट 1 पढ़ाई, 2 पढ़ाई, तुम्हें समझ आया, 3 पढ़ाई, अब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, यूनिट 4 पढ़े और अब तक तो तुम सब भूल गए हो। और इसी के साथ साथ तुम यूनिट 1 और 2 भी भूल गए हो जो तुम्हें अच्छे से आती थी। तो दिस इज नोन एज द प्रॉब्लम नोन एज ओवर फिटिंग। ओवर फिटिंग मतलब इंफॉर्मेशन इतनी ठूस दो ब्रेन के अंदर कि जो बेसिक था तुम अब वो भी भूल चुके हो। समझ आया? दिस इज नोन एज ओवर फिटिंग, एंड दिस इज द प्रॉब्लम दैट कम्स when we don't reduce the dimensionalities. Okay, एंड यहाँ पर ये चीज, यहाँ पर ये ओवरफिटिंग अगेन है। व्हेन polynomial degree too high causing the model to fit the noise in the data rather than the true trend। अभी यहाँ पर हम आएंगे, गलती से मेरा पेज पीछे हो गया था। अभी हम किधर है? हाँ, यहाँ पर है। ओके, नाउ द वन प्रॉब्लम यू अंडरस्टैंड, देन इंक्रीज्ड कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। अब इतनी सारा डेटा है, तो अब क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा सारे डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं, मॉडल को बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ रही हैं एक आउटकम तक पहुंचने के लिए, एंड दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। देन क्योंकि बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा मेरा डेटा ऐसा हो गया है जो बहुत ज़्यादा सिमिलर है, ठीक है? और उसके बाद ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम, एंड डिस्टेंस मैट्रिक्स जो होती है वो लेस मीनिंगफुल हो जाती है। यानी कि अगर मुझे सपोज़ डेटा को सेपरेट करना है इनटू क्लासेस सो दैट क्लासिफिकेशंस कर पाऊँ, पर मेरे पे इतना सारा डेटा हो चुका है जिसमें हर डेटा के अंदर अलग-अलग, अलग-अलग फीचर्स आ रहे हैं, तो मैं क्लासिफाई कर ही नहीं पाऊँगी ना, क्योंकि इतना इर्रेलेवेंट डेटा भर चुका है। सो दीज़ आर द कर्सेस ऑफ डायमेंशनैलिटी। Just look at the points once and read them so that you will understand in more better way if you are feeling any confusions. Okay, नाउ हाउ वी कैन रिमूव द कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी, यानी कि किस तरीके से हम डायमेंशनलिटीज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए पहली टेक्निक डायमेंशनलिटी रिडक्शन होता है, जिसमें मैंने तुम्हें बताया कि इस तरीके से हम इरेलीवेंट फीचर्स को रिमूव कर देते हैं डायमेंशन से। एंड इसके लिए दो तरीके होते हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एलडीए, यूज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डायमेंशंस व्हाइल प्रिजर्विंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हम सम सिंपल फीचर सिलेक्ट कर लेते हैं कि इन्हीं फीचर्स पे हमें चीजों को जज करना है। जो भी डिसीजन ट्री वगैरह होंगे वो इन्हीं फीचर्स का यूज करके आगे के इनपुट्स को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, देन वी कैन डू रेगुलराइजेशन। रेगुलराइजेशन का मतलब जैसे तुमने नॉर्मलाइजेशन पढ़ा था कि हम रिडंडेंसीज रिमूव करते हैं, डेटा को वर्क करता है, कुछ इस तरीके से काम रेगुलराइजेशन का होता है। रेगुलराइजेशन में हमारा क्या होता है कि जो भी मॉडल है, अगर वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा लर्न कर लेगा गलती से, तो हम उस मॉडल को पेनल्टीज देंगे। रीइंफोर्समेंट में पढ़ा था कि हम रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज देते हैं, वैसे ही कुछ समझ लो हम रेगुलराइजेशन के अंदर करते हैं कि अगर हमारा मॉडल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स समझ डेटा को अंडरस्टैंड कर लेता है या फिर लर्न करने की कोशिश करता है, सो वी जस्ट ट्राई टू गिव सम पेनल्टीज टू द मॉडल, जिसकी वजह से मॉडल खुद ही सोचेगा कि ओके इसका मतलब इतना ज्यादा लर्न नहीं करना है, और वो ओवरफिटिंग को प्रिवेंट कर देगा। एंड वी कैन सिंपली यूज द सिंपलर मॉडल्स। ठीक है, बट अगर सिंपलर मॉडल्स होते हैं तो वो ओवरफिटिंग की दिक्कत, अगर सिंपलर मॉडल्स होता है तो ओवरफिटिंग की दिक्कत नहीं होती। ओके,
आई होप इतना तुम्हें समझ आ गया होगा। नाउ वी विल स्टडी अबाउट जनरल पॉलिनोमियल फंक्शंस। अब जनरल जनरल पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या है? ये वो फंक्शंस हैं जिनकी हेल्प से वी कैन क्रिएट सम पॉलिनोमियल मॉडल्स एंड रिलेट द वी कैन से रिलेट द independent variables with the dependent ones. Okay, now we have a curve fitting process. अब curve fitting process क्या है? Curve fitting process कुछ ऐसे है, suppose uh, 1 second. कर्व फिटिंग प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, या फिर कर्व फिटिंग प्रोसेस का मतलब, हाँ, क्या हुआ? सपोज कि यहाँ पर यू क्रिएटेड अ इक्वेशन, अ रिलेशन बिटवीन अ मॉडल y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब हो क्या रहा है, ऐसे तुमने मॉडल्स बनाए। अब इन मॉडल्स के अंदर तुम इनपुट आउटपुट्स के डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स ले रहे हो, मतलब तुमने दो तीन इक्वेशंस बनाई सो दैट तुम इनपुट आउटपुट के बीच में बेटर बेस्ट रिलेशन बना पाओ। तो जब तुमने एक इक्वेशन का यूज करा तो तुम्हारा कुछ इस तरीके से कर्व बना। देन यू यूज अनदर इक्वेशन जिसकी हेल्प से तुम इनपुट आउटपुट को अच्छे से क्लासिफाई कर पाओ, तो तुम्हारा कुछ ऐसा स्लोप बना। फिर तुम्हारा कुछ ऐसा कर्व बना। देन यू हैव अ डिफरेंट कर्व लाइक दिस। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स बने। अब इनमें से कौन सा कर्व है जो बेस्ट रिप्रेजेंट कर पा रहा है, या फिर बेस्ट हमारे मॉडल को, इनपुट आउटपुट पेयर्स को, वी कैन से नॉट वी कैन से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को आपस में बेस्ट रिप्रेजेंट कर पा रहा है इनपुट आउटपुट को, तो वो हम सिलेक्ट करता है। दिस इज नोन एज अ कर्व फिटिंग प्रोसेस। इतना समझ आ गया? कर्व फिटिंग प्रोसेस के लिए सबसे पहले हमारे पास डेटा होगा। हम हमने एक डेटा लिया, डेटा को सिलेक्ट करा, इनिशियली इनपुट आउटपुट पेयर्स दिए, ट्रेन करा एंड मॉडल सिलेक्ट कर लिया कि कौन सा वाला मॉडल हमें बढ़िया आउटपुट देगा। देन हमने अपने मॉडल्स को ट्रेन करना स्टार्ट करा। मॉडल ने इनपुट लिया, आउटपुट दिया, उस बेसिस पे हमने ट्रेन करा। अब जो मॉडल हमें जिस पर्टिकुलर इनपुट पे जैसा आउटपुट दे रहा है, जैसा मॉडल बना के दे रहा है, हम उसका लीस्ट स्क्वायर करेंगे। लीस्ट स्क्वायर में हम ये फाइंड करेंगे कि कितना ज्यादा डिफरेंस है बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द प्रेडिक्टेड वैल्यू। ठीक है, एंड दिस इज हाउ वी कैन चेक कि अच्छा, इनिशियली हमारे इस इनपुट पे इसने इतना आउटपुट दिया, ऐसा कर्व बना। लीस्ट स्क्वायर करा, देखा भाई बहुत ज्यादा गैप है, दैट मींस दिस इज नॉट एक्यूरेट, यानी कि ये कर्व गलत हो गया। फिर ऐसे ही हमने इनपुट आउटपुट के पेयर्स के अकॉर्डिंग एक रिलेशन बनाया, कुछ ऐसा निकला। अब इसका लीस्ट स्क्वायर करा तो वी कैन से the difference is not very something very extreme, the distance is quite good, तो हम कह सकते हैं कि okay, this might be the correct curve। तो this is known as a curve fitting process। ठीक है, suppose we want to fit a quadratic polynomial to set of data points, the model would be इस तरीके का कोई equation। Now there are two terms known as underfitting and overfitting। अब underfitting मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया, नहीं समझाया, overfitting समझाया था। देखो, अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग होता है क्या है, बेसिक एग्जांपल। अंडर फिटिंग इज लाइक, कल एक स्टूडेंट का एग्जाम है, आज 4 यूनिट रही थी, जिसमें से यूनिट 2, 3, 4 बहुत ज्यादा मेजोरिटी में आ रही थी, पर स्टूडेंट यूनिट 1 करके गया क्योंकि वो उसको इजी लगी। यूनिट 1 करके गया, पेपर देने बैठा, यूनिट 1 का सिर्फ एक क्वेश्चन आया और बाकी सारे क्वेश्चन यूनिट 2, 3, 4 के आया है। पास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी नॉलेज चाहिए थी उतनी थी नहीं, उस पर वो आंसर नहीं दे पाया। सो अंडर फिटिंग अकर व्हेन द chosen polynomial degree is too low, meaning the model is too simple to capture the underlying trends in the data। इसको मशीन लर्निंग के कंसेप्ट में देखें तो मॉडल जब इतना ज्यादा धीमा होता है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं कर पा रहा, दिस इज योर अंडर फिटिंग। एंड ओवरफिटिंग मैंने तुम्हें बताया कि जब तुम लोग बहुत ज्यादा पढ़ लेते हो एग्जाम के लिए, तुम्हारा दिमाग घूम जाता है और फिर तुम्हें लगता है ये जो चीज थी ये यूनिट 1 में थी या यूनिट 4 में थी या यूनिट 2 में थी या 3 में थी। कंफ्यूज हो जाते हो, कंसेप्ट में कंफ्यूज हो जाते हो कि ये तो शायद इसमें यूज होता था, ये तो उसमें यूज होता था, एंड इस तरीके से कंफ्यूजन हो जाती है। और वो मॉडल के साथ भी होती है जिसको हम ओवर फिटिंग बोलते हैं। अब आई होप अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग का कंसेप्ट समझ आया। अब जब मॉडल बहुत ज्यादा सीख लेता है उसको हम मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। यानी कि मॉडल ने, अगर देखो हमने एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाया है, मॉडल के अंदर बहुत सारी लेयर्स है, बहुत सारा न्यूरॉन्स है, एंड समटाइम्स मॉडल के अंदर बहुत ज्यादा डेटा भी जा रहा है, तो दिस इज नोन एज मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी। रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ मॉडल टू कैप्चर इंटरैक्ट पैटर्न इन द डेटा। अ मॉडल इज मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन इट हैज मोर पैरामीटर्स अलाउइंग इट टू फिट द डेटा मोर क्लोजली, बट दिस मे लीड टू ओवरफिटिंग। यानी कि अगर मॉडल के अंदर बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे वो डिसीजन
सेंस ले रहा है, ऐसे करके बहुत इन्फॉर्मेशन फीचर्स है, तो चांसेस है कि मॉडल मॉडल ज्यादा ओवरफिट भी हो सकता है। तो मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी कैसे पता लगती है? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट एक्चुअली अफेक्ट द मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी? कोई मॉडल कितना कॉम्प्लेक्स है वो हम कैसे पता कर सकते हैं? पहला तो हम निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ, अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम कैलकुलेट करेंगे किसी मॉडल की, अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ज्यादा आती है, दैट मीन्स वो जो मॉडल है वो उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो कैसे पता कर सकते हैं मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी या फिर फैक्टर्स दैट अफेक्ट मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी? फर्स्ट इज योर हायर डिग्री, सो हायर डिग्री लीड्स टू मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल। ओके, देन सेकेंड इज नंबर ऑफ फीचर्स। तो अगर किसी मॉडल के अंदर बहुत ज्यादा फीचर्स हमने ले लिए हैं, तो उसका मतलब अगेन द मॉडल इज वेरी कॉम्प्लेक्स। देन वी यूज रेगुलराइजेशन। रेगुलराइजेशन के अंदर वी ट्राई टू ऐड द पेनल्टीज, जिससे क्या होगा, मॉडल थोड़ा खुद को श्रिंक करेगा और खुद को कम करने की कोशिश करेगा, तो मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी इन चीजों से अफेक्ट हो सकती है। अगर हम मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर रेगुलराइजेशन यूज करें तो मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी कम हो सकता है। एंड फोर्थ वन इज न्यूरल नेटवर्क। तो जिन भी मॉडल्स के अंदर न्यूरल नेटवर्क यूज हो रहा है, या फिर वो मॉडल्स ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ द लेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स और बिकॉज ऑफ द लेयर्स और न्यूरॉन्स, इनकी हेल्प से उनकी कॉम्प्लेक्सिटी अफेक्ट हो सकती है। तो दीज आर द फोर फैक्टर्स दैट अफेक्ट द मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी। Okay, now bias variance trade off also plays a role. That means यहाँ पर bias मतलब वो errors जो तब आते हैं जब हमारा मॉडल बहुत ज्यादा ही सिंपल होता है, और variance ये वो errors होता है जो तब आते हैं जब मॉडल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो बेस्ड ऑन द bias and variance values भी हम वी कैन से एक हमें बेसिक दिक्कत होती है मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी पता करने में, या फिर वी कैन से हम मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी पता कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होती। ये बेसिक दिक्कतें होती है मॉडल्स को चीजों को लर्न करने में। ओके, now we already studied about the factors that affect the model complexity, the bias variance trade-off. Now how can we get out of this situation? How we can get out of the model complexity problem? So for that we have regularizations. Okay, regularizations technique है जहाँ पर हम पेनल्टी दे देते हैं मॉडल को। तो मॉडल को भी समझ आ गया कि अब मॉडल को समझ आ गया कि ओके मुझे पेनल्टी मिल लिया, मतलब मेरी नॉलेज सफिशिएंट नहीं है, मैंने कुछ गलत करा है, और मॉडल फीचर्स को कम करना शुरू कर देगी। समझ आया? पेनल्टीज जो हम देते हैं, रेगुलराइजेशन करते हैं, उसके टू स्टेप्स होते हैं। एक होती है L1 रेगुलराइजेशन, सेकेंड इज L2 रेगुलराइजेशन। इन L1 रेगुलराइजेशन हम क्या करते हैं, वी कैन से सारे कोफिशिएंट्स का सम करेंगे, उनको ऐड करेंगे एंड देन मॉडल के अंदर डालेंगे। और L2 के अंदर हम क्या करते हैं, पेनल्टी प्रोपोर्शनल, जो पेनल्टी है उसके अंदर सम ऑफ स्क्वायर्स करते हैं कोफिशिएंट्स का। अब थोड़ा सा तुम कंफ्यूज हो गए तो मैं भी ऐसे बता देती हूँ। सपोज वी हैव डिफरेंट डिफरेंट न्यूरॉन्स, डिफरेंट न्यूरॉन्स, इस तरीके से मल्टीपल न्यूरॉन्स है। इन न्यूरॉन्स का वेट है 2, 3, 4, 5, ऐसे कुछ वेट है। अब इन न्यूरॉन्स है ना, प्रिडिक्ट करा कि किसी नंबर, कोई नंबर है, प्रिडिक्ट करा कि आंसर है 8, या फिर ऐसे देखो, अब क्या हुआ, इन इन सब ने मिलकर ना कोई आउटपुट दिया। अब इनका आउटपुट बिकॉज ये ओवरफिटेड है वो गलत हो गया। अब मैंने क्या करा, ऑन द बेसिस ऑफ इनके कोफिशिएंट्स, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5, सब कोफिशिएंट्स को ऐड कर दिया। 9, 10, 11, 14 बना। सबको ऐड करा 14, और 14 मैंने सब पे पेनल्टी दे दी। तो इन्हें समझ आया उन्होंने किधर गलत करा था। तो जब हम सारे कोफिशिएंट्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है, सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट्स, और इसको एज अ पेनल्टी देते हैं, दिस इज नोन एज योर L1 रेगुलराइजेशन। और जब मैं यहाँ पर इस पेनल्टी का, इस कोफिशिएंट का स्क्वायर करती हूँ, सो बेसिकली 14 का स्क्वायर इज समथिंग, और उसको एज इन पेनल्टी देती हूँ, पेनल्टी प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट्स, दिस इज नोन एज योर L2 रेगुलराइजेशन। आई होप तुम्हें L1 रेगुलराइजेशन एंड L2 regularization समझ आई होगी। Now the next topic is your multivariate non-linear functions. Non-linear functions multivariate का मतलब क्या हुआ कि जब you have a single output but we can say various inputs that are affecting a particular output, this is known as your multivariate non-linear function. अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल मतलब ये हुआ, सपोज मैं तुम्हें पूछती हूँ कि क्या एक इंसान को हेल्थ डिजीज है,
हेल्थ डिसीज क्या होता है, हार्ट की डिसीज है, या हार्ट डिजीज है, कि एक इंसान को हार्ट डिजीज है, तो इसके लिए तुम बहुत सारे फैक्टर्स देख सकते हो कि उसकी ब्लड रिपोर्ट्स कैसी हैं, या फिर उसके टेस्ट्स कैसे आ रहे हैं, तुम अलग अलग चीजें टेस्ट करा सकते हो, है ना। तो ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कंबाइन करके बताते हैं कि एक इंडिविजुअल इंसान को ये बीमारी है कि नहीं। जब तुम्हें कुछ वीकनेस होती है, या कभी कभार बहुत लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो उनके मल्टीपल टेस्ट होते हैं, बिकॉज मल्टीपल फैक्टर्स are combined, will be combined together, and then we claim something. So this is similar thing happens in your multivariate nonlinear function. Okay, so here we deal with multiple input variables, and then we describe the input output relation. With the help of multiple input variables we give a output. Okay, तो यहाँ पर क्या होता है कि इससे मॉडल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को भी कैप्चर कर पाता है। ओके, मल्टीवेरिएट नॉन लीनियर मॉडल को हम कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। ये सारे इनपुट वेरिएबल्स हैं, एंड देन वाई एक्स इज अ वेरिएबल दैट आर डिपेंडिंग इन दैट। ओके, and this is some example of your multivariate nonlinear functions. So एक्चुअल में multivariate nonlinear functions कौन कौन से होते हैं? You have polynomial models, जो polynomial models होते हैं उन पे तुम्हारे पास multiple different variables आ सकते हैं, तो this is also your multivariate example. Then neural network is also example of your multivariate nonlinear model. Okay, तो इसके एग्जांपल समझ आ गए। अब एप्लीकेशंस की बात करें तो पहली बात तो मल्टीवेरिएट नॉन लीनियर मॉडल्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि वो अच्छे से रिलेशनशिप फाइंड आउट कर पाते हैं बिटवीन टू डिफरेंट वेरिएबल्स। और ऑल्सो दिस इज हेल्पफुल फॉर प्रॉपर इमेज क्लासिफिकेशन फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर, क्योंकि अगर तुम्हें फाइनेंशियली कुछ क्लेम करना है, या फिर फाइनेंशियली you need to find some relations, so it is very important that you can see all the aspects, and for that multivariate is very helpful. For physics and engineering also, multivariate is useful. Okay, now we have Bayes theorem. हम Bayes theorem हमेशा से पढ़ते आए हैं, बहुत बार पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, बचपन से तो नहीं, 12th 11th से तो पढ़ते ही आ रहा है। Bayes theorem is a probability जो कि हम निकालते हैं अगर हमें कुछ एक हाइपोथेसिस गिवन है और उसके होने की प्रोबेबिलिटी पता है, तो हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ द अदर वन। ओके, यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये हाइपोथेसिस ट्रू है जब हमें ये एविडेंस गिवन है, और हमें गिवन क्या था कि अगर ये एविडेंस ट्रू थी तो इस हाइपोथेसिस के ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी गिवन थी, एंड दिस इज द फॉर्मूला यूज फॉर योर बेस थ्योरम। ओके, एंड we can say this is simple your Bayes theorem. What is the intuition behind Bayes theorem and why we are studying about that? Bayes theorem allows us to update our belief about a hypothesis based on new data. तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ बेस थ्योरम में वी यूज सम हाइपोथेसिस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस जो हमें मिलते जाता है हम अपने हाइपोथेसिस को अपडेट करते रहते हैं। अब बेस थ्योरम के एप्लीकेशंस हमने यूनिट 1 के अंदर ऑलरेडी पढ़े हैं, विच इज नेव बेस्ड क्लासिफायर, जहाँ पर इट अज्यूम कि जो भी फीचर्स होंगे वो आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। देन वी हैव बेसिक नेटवर्क विच इज अ ग्राफिकल मॉडल जैसा स्ट्रक्चर दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल, एंड देन वी हैव बेसिक इंटरफेस एंड इन्फरेंस, सॉरी, and then this is naive Bayes classifier, already studied that in previous unit. Now what is decision boundaries? देखो decision boundaries क्या होगा, यहाँ पर we can say तुम्हारे पास मल्टीपल डेटा पॉइंट्स है। अब मल्टीपल डेटा पॉइंट्स है और उनके बीच में तुम कुछ ऐसा यूज कर रहे हो जिसकी हेल्प से तुम इन फीचर्स को सेपरेट कर सकते हो, कि सपोज दीज आर योर मल्टीपल फीचर्स एंड दीज आर योर मल्टीपल फीचर्स। नाउ यू आर क्लेमिंग कि ये सारे फीचर्स अगर किसी चीज में होंगे तो वो लेबल जो होगा वो क्लास ए का होगा, ये सारे फीचर्स किसी चीज के होंगे तो क्लास बी का होगा। यानी कि बेसिकली यू हैव मल्टीपल फीचर्स जिनको तुम क्लासिफाई कर देते हो, तो क्लासिफिकेशन के लिए डिसीजन बाउंड्रीज यूज होती है। तो decision boundary surface is a surface that separate different classes in classification problem. It defines the region of the feature space where the classifier assign different labels. ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है कि जो तुम्हारी डिसीजन बाउंड्री है ये अलग अलग तरीके से हो सकती है, जैसे तुम्हारी लीनियर डिसीजन बाउंड्री, जहां पर सपोज करो तुम्हारा कुछ ऐसे है
we can say you have different data points and you are separating the data points into classes with the help of a straight line. Now this is your class 1 and this is your class 2. When you are doing that with the help of a 2D straight line or a hyperplane, this is your linear decision boundary that separate the feature space into two regions. ठीक है, तो decision boundary is nothing, it is also used in classification, and decision boundary के ही अंदर तुम्हारा linear support vector machine आता है, और linear decision boundaries is also a part of that. Okay, मतलब support vector machine is also a part of your linear decision boundary. So it is nothing that is very difficult. Now we have non-linear decision boundary. अब non-linear decision boundaries के अंदर क्या होगा, जब तुम्हें decisions लेने हैं but you are using the classifications etc, but you are not we can say separating the classes with the help of a single line, and you are using different methods for separation of classes. इसको तुम non-linear decision boundary बोलते हो. अब नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री के अंदर तुम्हारे डिसीजन ट्री आ सकते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स आते हैं, और सपोर्ट वेक्टर मशीन के अंदर भी ये यूज होता है जहां पे हम कर्नल्स का यूज करते हैं. ठीक है, सपोर्ट वेक्टर मशीन के अंदर भी व्हेन वी यूज अ नॉन लीनियर कर्नल, क्योंकि कर्नल वाला लाइक देखो एसवीएम तुम्हारा दोनों में आ सकता है, लीनियर और नॉन लीनियर. अब तुमने यूनिट 1 पढ़ी होगी तो तुम्हें समझ आएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि व्हाट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर कर्नल्स, तो ये समझ लेना तुम लोग. ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लिया कि डिसीजन बाउंड्री होती क्या है, कितने टाइप्स की होती है. इट इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर टाइप्स, लीनियर डिसीजन बाउंड्री एंड नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री. हर क्लासिफायर के लिए अलग अलग डिसीजन बाउंड्रीज होती हैं. अगर हम बात करें यहाँ पर, जब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज करते हैं, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर जो भी हमारे पास वी कैन से स्पेस बनता है और हमें वहां पर क्लासेस को क्लासिफाई करना होता है, उसके लिए वी यूज लीनियर बाउंड्रीज. ओके, सपोर्ट फैक्टर मशीन के जब हम पढ़ रहे होते हैं या उसके अंदर हमें चीजों को क्लासिफाई करना है, पॉइंट्स को क्लासिफाई करना है, उसके लिए वी यूज हाइपर प्लेन. डिसीजन ट्रीज के अंदर व्हेन वी वांट टू split our datas into classes, different classes or different regions, for that we use spicy wise linear. ठीक है, the decision boundary is spicy wise linear. You should know the decision boundaries of different things so that it will be more clear. के नियरेस्ट नेबर के लिए डिसीजन बाउंड्री इज हाईली डिपेंडेंट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं और ट्रेनिंग पॉइंट्स के, and this basis पे you can classify. So you just note, it is very important for you to know what are the exact decision boundaries that are used for different classifiers, and I hope it makes sense now. Now we have parametric method. Now what is parametric method? देखो, पैरामीट्रिक मेथड ना एक तरीके के ऐसे मानो कि एक तरीके की क्लास है जिसको हम स्टैटिस्टिकल लर्निंग टेक्निक में यूज करते हैं. इट इज बेसिकली समथिंग दैट इज डिपेंडेंट, दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रिडिक्शंस एंड देन क्लासिफिकेशंस. वन सेकेंड, या जो तुम्हारी अजम्पशंस और उसके बाद वी कैन से अजम्पशंस पे बेस्ड होती है थोड़ी सी. और यहाँ पर पैरामीट्रिक मेथड होता क्या है, मैं तुम्हें अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ. देखो, इनिशियली क्या हुआ, सपोज मैंने एम करा हुआ था स्टार्टिंग में, एम नहीं, मैंने अज्यूम करा हुआ था स्टार्टिंग में कि एक पर्सन है, उसकी ना इवेंचुअली क्या होगा, जैसे जैसे एज बढ़ेगी और एज 21 तक होती रहेगी, उसकी हाइट कुछ इस वे में बढ़ेगी. ठीक है, तो ये था मेरा अजम्पशन, दिस इज माय अजम्पशन. अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब वो इंसान एक्चुअल में बड़ा होने लगा, इनिशियली उसकी एज बढ़ी, एक टाइम के बाद आके उसकी एज रुक गई, फिर उसकी एज बहुत ज्यादा थोड़ी 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 बढ़ने लग गई, सडनली उसकी एज बहुत बढ़ गई, सॉरी बहुत बढ़ गई तो गलत, अरे पूरा मिल गया, एक सेकेंड. ऐसे पहले एज बहुत ज्यादा बढ़ी, फिर थोड़ी थोड़ी रुक गई, फिर एज उसकी थोड़ी धीरे धीरे स्लो 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 बढ़ने लग गई, फिर अचानक से बहुत फास्ट बढ़ने लग गई. तो ऐसा हो गया. अब हुआ क्या था, अजम्पशन तो था हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, पर हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बना. तो the changes we are doing on the same graph instead of creating another graph, we are doing the changes in this. Now why I am telling you this is the concept, this is the whole concept known as parametric method. ठीक है, पैरामीट्रिक मेथड आर अ क्लास ऑफ स्टैटिस्टिकल लर्निंग टेक्निक. ये एक लर्निंग टेक्निक है, उसी का एक टास्क है जहां पर हम पहले कुछ अज्यूम करते हैं और उसके बाद वी ट्राई टू फिक्स इट लेटर.
ओके, यूजुअली डिफाइंड बाय अ सेट ऑफ पैरामीटर्स, एंड गोल हमारा क्या होता है, लास्ट में हम अपने कुछ ऐसे पैरामीटर्स बना दें जो कि फिट कर रहा हो मॉडल को। अब यहाँ पर इनिशियली क्या होता है, हम कुछ अजम्पशन लेके चलते हैं। इनिशियली वी हैव अ सिंपल अजम्पशन। अजम्पशन जो होता है वो हमारा कुछ फिक्स्ड पैरामीटर्स के अंदर बेस्ड होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर होगा, कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज अ फिक्स नंबर ऑफ पैरामीटर्स हम डालते हैं, हम उसके बेसिस पे वी डू सिंपल simpler assumptions. Now यहाँ पर दिस मेथड इज वेरी एफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पर हम कम पैरामीटर्स का यूज करते हैं, डेटा को क्लियरली प्रिडिक्ट करते हैं, एंड यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है। इनिशियली हमने एक स्ट्रक्चर बनाया होता है, एंड देन वी जस्ट ट्राई टू change it, like not much change it, try to redefine it according to our assumptions and according to the changes in that. Now what are the examples of parametric method? तो सबसे पहले अगर तुम देखो तो एक तो नेव बेस, तो तुम्हें समझ ही आ गया होगा, क्योंकि नेव बेस में सबसे पहले हम यही assumption कर रहे हैं कि वो जो फीचर्स है वो आपस में इंडिपेंडेंट है। ऐसे ही देयर वेरियस assumptions happens, जैसे लीनियर रिग्रेशन के अंदर भी वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ मॉडल। इनिशियली वी आर trying to create a relationship स्टार्टिंग में, उसके बाद चेक करा कि क्या ये मॉडल को अच्छे से डिफाइन कर पा रहा है ये वाला रिलेशनशिप, नहीं तो दूसरा बनाएंगे। तो इन दैट थिंग्स वी जस्ट स्टार्ट फ्रॉम अ बेसिक एंड ट्राई टू अपडेट दैट लेटर। देन गॉसियन मिक्सचर मॉडल इज आल्सो योर पैरामीट्रिक मेथड, जहां पर क्या होता है कि इनिशियली हम अज्यूम करते हैं कि जितने भी इनपुट्स हैं दैट आर गॉसियनली दैट आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद ईच अदर। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ योर काइंड ऑफ पैरामीट्रिक मेथड्स। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड। एडवांटेजेस क्या होते हैं, सिंपल होता है इम्प्लीमेंट करना, कम ही डेटा रिक्वायरमेंट्स होता है, एंड इसको हमारे पास ऑलरेडी एक अजम्पशन होता है तो वी कैन ट्रेन इट फास्टर। डिसएडवांटेजेस क्या है, अगेन लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर हम पहले से कुछ अज्यूम कर रहे हैं, अब हम अगर जो एक्चुअल आउटकम आए वो बिल्कुल ही डिफरेंट है हमारे अजम्पशन से, सो हम उसको एग्जैक्टली फिट नहीं कर पाएंगे अपने मॉडल के अंदर। और पहली ही चीज कि अगर मैंने अज्यूम करा होगा कि मॉडल स्ट्रेट लाइन था या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, तो मॉडल पुअरली परफॉर्म करेगा। सो दीज आर सम सेट ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ पैरामीट्रिक मेथड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सीक्वेंशियल पैरामीटर एस्टिमेशन। तो सीक्वेंशियल पैरामीटर एस्टिमेशन क्या है, इसका मतलब बस ऐसा समझो, इट इज काइंड ऑफ अ मेथड जिनकी हेल्प से हम अपने मॉडल्स के अंदर सीक्वेंशियली डेटा और नॉलेज को अपडेट करते रहते हैं। सीक्वेंशियली उसके अंदर उसको चीजें समझाते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास एक चैट जीपीटी होगा, क्योंकि तुम सब यूज करते होगे, तो चैट जीपीटी के अंदर क्या होगा कि अगर तुम अभी उसको कुछ वी कैन से समथिंग पूछोगे, तो वो तुम्हें करेक्ट आज का आंसर देगा, एकदम करेक्ट आंसर देगा। दैट मीन्स वो अपनी नॉलेज को ना धीरे धीरे अपडेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें बोलूं, इनिशियली क्या होता था कि तुम जब चैट जीपीटी को कुछ पूछते थे, तुम कोई डेट पूछ रहे हो तो वो एक रैंडम डेट भेज रहा है जब तक उसका डेटा अपडेट हुआ था, वैसा। बट धीरे धीरे क्या हुआ, हमने इस मॉडल के अंदर, हमने तो नहीं, उन्होंने इस मॉडल को डायनेमिक बनाया, यानी कि धीरे 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 they're trying to put more realistic real time data in that। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं तुम्हें इधर दिखाती हूँ, मैंने चैट जीपीटी को पूछा कि आज क्या डेट है, एंड दे व्हाट डेट इज टुडे, एंड दे से टुडेज डेट इज 25 दिसंबर 2025। दैट मीन्स ये रियल टाइम पर है ना, ये रियल टाइम डेटा ले रहा है। तो दिस इज समथिंग वी कैन से सीक्वेंशियल पैरामीटर एस्टिमेटर। अब इसको तुम एक और एग्जांपल देख सकते हो कि इनिशियली क्या हुआ मतलब फॉर एग्जाम्पल, तुमने क्या करा, तुमने कोई ऑर्डर डाला, कोई ऑर्डर करा, ऑनलाइन ऑर्डर करा। अब यहाँ पर आ रहा है कि प्रेडिक्टेड डेट ऑफ योर पार्सल अराइविंग इज 25 समथिंग, कोई भी डेट मानो 25 आ रही है, तो दैट इज प्रिडिक्शन डेट। नाउ क्या हुआ कि धीरे धीरे तुम देखोगे कि अभी तुम्हारा जो स्टेटस होगा वो दिखाएगा कि अभी शिफ्ट हुआ है, देन पैक्ड हुआ है, देन तुम्हारा राइडर इधर है, अभी यहाँ पहुंचो, अभी वहां पहुंचो, बिकॉज वी आर अपडेटिंग दैट थिंग्स इन रियल टाइम, एंड दिस इज द यूज ऑफ सीक्वेंशियल पैरामीटर एस्टिमेटर। आई होप इससे ज्यादा अच्छे से मैं नहीं समझा पाऊंगी तुम्हें। Sequential parameter estimator is a method used in dynamic or time series model where the parameter of the model updated sequentially as new data arrive, instead of estimating all parameters in one and using the
एंटायर डेटा सेट, मतलब एक एक करके ना डाल के डेटा को धीरे धीरे रियल टाइम पर डालते हैं। की एस्पेक्ट्स क्या है इसके, कि इंक्रीमेंट लर्निंग हो रही है, एक एक करके लर्निंग हो रही है, और मॉडल धीरे धीरे अडेप्ट भी कर रहा है न्यू चेंजेस को, एंड इट इज वेरी कंप्यूटेशनल एफिशिएंट, कि हम धीरे धीरे करके डेटा डाल रहे हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट कंप्लीटली फिलिंग द डेटा विथ ऑल द नॉलेज। ठीक है, अब इसके दो एग्जांपल्स है, एक है हमारा कालमान फिल्टर एंड द सेकंड वन इज आल्सो वी विल स्टडी व्हिच इज योर रिकर्सिव लीस्ट स्क्वायर। ठीक है, सो एक एग्जांपल तुम्हें इसका देना है, इट्स कालमान फिल्टर। अब कालमान फिल्टर क्या है, इट इज आल्सो अ मेथड जहाँ पर क्या करता है, ये प्रेडिक्शंस करता है और उसके बाद बेस्ड ऑन एक्चुअल वी कैन से कितना सही प्रिडिक्शन था उसके अकॉर्डिंग अपने मॉडल को अपडेट कर देता है। तो दिस इज समथिंग वी कैन से एन एग्जांपल ऑफ योर सीक्वेंशियल पैरामीटर एस्टिमेशन। देन तुम सीक्वेंशियल पैरामीटर एस्टिमेशंस को यूज किधर कर सकते हो, तुम ऑनलाइन लर्निंग में यूज कर सकते हो, कि इनिशियली तुमने अपने मॉडल्स को कुछ इन्फॉर्मेशन दी, देन मॉडल इन्फॉर्मेशन ली, देन अपडेट कर अपनी इन्फॉर्मेशन को नॉलेज को बढ़ाता रहा। ऑनलाइन लर्निंग्स में ट्रैकिंग सिस्टम्स में बहुत यूज होता है सीक्वेंशियल पैटर्न एस्टिमेटर का। समटाइम्स सपोज यू जस्ट ऑर्डर समथिंग फ्रॉम ब्लिंकिट, अब तुम देख रहे हो कि ब्लिंकिट में रियल टाइम में किस तरीके से तुम्हें गाड़ी चलती दिख रही है, तो दिस इज सीक्वेंशियल पैरामीटर एस्टिमेटेड, धीरे धीरे टाइम में सिस्टम ट्रैक हो रहा है। ऐसे एग्जाम्पल देख लो, एज एन एग्जाम्पल समझोगे, विजुअलाइज करके समझोगे, अकल में बात घुसेगी। एंड ऑल्सो रिकर्सिव लीस्ट स्क्वायर is also example of your sequential pattern estimator। तो जब आए just write that sequential पैरामीटर एस्टिमेटर्स, ये तुम्हारा पूरा कंसेप्ट था। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। नाउ वी हैव लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन। अब जो लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन होता है, इसमें इसका क्या मतलब है, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन को तुम बस ऐसे समझो, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन किस लिए यूज होता है, अगेन यू हैव मल्टीपल डेटा, अब उसमें यू आर फाइंडिंग अ सिंपल लाइन, अ सिंपल लीनियर लाइन जो कि डेटा को बेस्ट वे में सेपरेट कर दे, दिस इज नोन एज योर लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन। ना तुम बोलोगे ये हमने डिसीजन बाउंड्री में भी सुना था क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम कंसेप्ट है। अब इसमें मैं चाहूंगी तुम्हारी क्लैरिटी थोड़ी सी दूर हो, उसके लिए हम थोड़ा सा एक विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे चीजों को। देखो, ऐसे मानो कि वी हैव टू सर्कल्स लाइक दिस, टू सर्कल्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, मोस्टली डेटा सेंटर में है, मोस्टली डेटा सेंटर में है, और इधर भी मोस्टली डेटा जो है वो सेंटर में है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, that there are some data that are present in scattered way in the edges also here। अब होगा क्या, कि जब हम वी कैन से डिसीजन बाउंड्री का यूज करते हैं, हम सपोर्ट वेक्टर मशीन्स यूज करते हैं इसके अंदर। हमारा गोल क्या होता है कि ऐसी जगह पर अपना हाइपरप्लेन बनाए जहां से ये जो पॉइंट्स है ना, ये मैक्सिमम सेपरेट हो रहे हो, ठीक है, कुछ ऐसा। बट जब हम यहाँ पर लीनियर डिस्क्रिमिनेंट का यूज करते हैं, हम इसको पूरे का मीन निकालते हैं। मीन मतलब मैक्सिमम डेटा किधर है, वो इधर ऐसे सेंटर्स पे है, तो इनके बेसिस पे यहाँ पर इस डिस्टेंस के बेसिस पे हम एक हाइपर प्लेन को बनाते हैं, सो दैट ये दो डिस्टेंस आपस में मैक्सिमम वे में सेपरेट हो। बस इतना ही थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर तुम चाहो तो देखना, बाकी मैं तुम्हें अच्छे से भी डिफरेंस बता दूंगी जो तुम एग्जाम में लिख कर आ जाओगे। पर अभी बस इतना समझो कि लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन इज अ डिसीजन फंक्शन, सो इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ डिसीजन फंक्शन। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें, ये डिसीजन फंक्शन का ही टाइप है, जहाँ पर हम डेटा को लीनियर कॉम्बिनेशंस की मदद से सेपरेट कर रहे हैं, और ये लीनियर क्लासिफायर के अंदर इट इज यूज्ड एज एन कोर कंसेप्ट। तो what is the formula used for linear discriminator, this is the formula gx equals to w tx plus w naught। ठीक है, लीनियर डिस्क्रिमिनेटर भी तुम्हें पता चल गया, और इसमें ऑनेस्टली कुछ अलग नहीं है, दिस इज द सेम थिंग। बस थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है कि यहाँ पर इट इज यूज टू सेपरेट द डेटा लीनियरली, और यहाँ पर जो डिसीजन बाउंड्रीज होती है वो फिक्स होती है। नाउ वी हैव फिशर्स लीनियर डिस्क्रिमिनेंट। अब फिशर्स लीनियर डिस्क्रिमिनेंट, अगेन लीनियर डिस्क्रिमिनेंट आ गया, अगेन ये लीनियरली डिस्क्रिमिनेट करेगा। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कि यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ मीन एंड वेरियंस वैल्यूज। वी वांट टू सेपरेट द क्लासेस एज मच एज पॉसिबल, एंड वी वांट टू गेन that the mean difference between the project points from different classes is maximized and variance within the classes is
इज मिनिमाइज। बस इतना सा है। फिशर लीनियर डिस्क्रिमिनेशन में वी वांट टू सेपरेट द टू क्लासेस, बट हमारा मेन एम क्या है कि जो दोनों क्लासेस के बीच में जो वी कैन से वेरिएंस हो वो मिनिमाइज हो और मीन मैक्सिमम। समझ आ गया? बस इतना डिफरेंस है। तो फिशर लीनियर डिस्क्रिमिनेशन नोन एज लीनियर डिस्क्रिमिनेशन एनालिसिस टेक्निक यूजिंग स्टैटिस्टिकल पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन टू फाइंड अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर बेस्ट सेपरेट टू और more classes. It is dimensionality reduction technique projects high dimensional data into lower dimensional subspaces while maximizes classes separability. तो यहाँ पर यही चीज है कि यहाँ पर हाई डायमेंशनल डेटा को हम लो में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, हम यहाँ पर वेरिएंसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, एंड दिस इज द ऑब्जेक्टिव. नाउ हाउ यू कैन डू दैट, दिस इज द फॉर्मूला दैट यू कैन डू टू मैक्सिमाइज द रेशियोज. ओके, नाउ वी हैव समथिंग जिसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है. तो व्हाट आर द स्टेप्स दैट हेल्प्स इन लीनियर डिस्क्रिमिनेशन एनालिसिस, फिशर्स लीनियर डिस्क्रिमिनेशन एनालिसिस. तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, क्लास के मीन्स निकाल लिया. उसके बाद जो भी ज्यादा स्कैटर्ड मैट्रिक्स हैं, यानी कि जिनके वेरिएंसेस बहुत ज्यादा है, वी वांट टू रिड्यूस द वेरिएंसेस, तो हम उनको कम करना है. और देन वी जस्ट वांट टू सॉल्व दैट अच्छे से, एंड देन वी नीड अ प्लेन, एंड वी वांट टू फाइंड कोई ऐसा लाइन दैट सेपरेट्स द थिंग्स वेरी वेल. ठीक है, तो बस इतना ही है. दिस इज इट्स वी कैन से दिस इज आर द स्टेप्स, एंड नाउ वी स्टडी अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ फिशर्स लीनियर डिस्क्रिमिनेंट. तो एप्लीकेशंस क्या होंगे, लीनियर ये जो फिशर लीनियर डिस्क्रिमिनेंट है, ये फेस रिकॉग्नाइजेशन में हेल्पफुल होता है, डायमेंशनलिटी रिडक्शन एंड मेडिकल डायग्नोसिस. दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ फिशर्स लीनियर डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है, उसके बाद लास्ट टॉपिक इज द फीड फॉरवर्ड नेटवर्क मैपिंग. If you already studied about neural networks and you already studied about reinforcement learning and deep learning, तो you have basic knowledge about neural networks के अंदर feed forward mapping क्या होती है. यूनिट 1 में भी बताया था कि होता क्या है कि जो भी न्यूरॉन्स है, अगर उनमें उनमें you have different layers, input layer, hidden layer and output layer. जब डेटा तुम्हारा इनपुट लेयर से हिडन लेयर और हिडन लेयर से आउटपुट लेयर यानी कि एक फॉरवर्ड वे में फ्लो हो जाता है, उसको हम फीड फॉरवर्ड नेटवर्क बोलते हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क. इनपुट लेयर, यू हैव अ हिडन लेयर एंड यू हैव अ आउटपुट लेयर. तो इनपुट लेयर के अंदर सारे इनपुट्स आ रहे हैं, हिडन लेयर्स के अंदर कैलकुलेशंस हो रही है, एंड हिडन लेयर एक आउटपुट कैलकुलेट करके आउटपुट लेयर को दे देता है, और आउटपुट लेयर देन अपना फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस करती है. ओके, अब फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स के अंदर वी कैन से हम यहाँ पर करवाते क्या है, ट्रेन कैसे होता है फीड फॉरवर्ड नेटवर्क. तो मैंने तुम्हें एक एग्जांपल, एक डायग्राम दिखाया था यूनिट 1 में कि फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में क्या होता है. सपोज ये नेटवर्क है, ये मेरे न्यूरॉन्स है, इन्होंने कोई चीज बोली कि उन्होंने ये आउटपुट दे दिया, ये आउटपुट दिया, एंड ये मेरा एक्चुअल आउटपुट था, ये मेरा एक्चुअल आउटपुट था, इन्होंने ये आउटपुट दे दिया. अब इनिशियली क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं सपोज ऐसे अपना मॉडल बनाती हूँ, इसके अंदर यू हैव इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर. तो यहाँ पर क्या हुआ, इनपुट आया था इनिशियली, इनपुट आया, इनपुट से वो इनपुट हिडन लेयर में गया, आउटपुट लेयर में गया, और कैलकुलेशन हुई और आउटपुट आया, और इस आउटपुट को हमने इधर डिस्प्ले करवा दिया. ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया फॉरवर्ड पास. ठीक है, तो द इनपुट इज पास थ्रू द नेटवर्क लेयर बाय लेयर, और उससे उसने आउटपुट निकाला. अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम देखेंगे कि दिस इज द वैल्यू दैट इज predicted by the model, and this is the actual value. What we are doing, we are trying to create we are trying to find कि actually कितना predict करा, कितना सही predict करा मॉडल ने. तो हम actual value minus predicted value करते हैं, जिसको हम loss function बोलते हैं. Here we computing the loss which is the difference between the predicted output and the actual target. अब मैंने देखा कि मॉडल ने तो बहुत ही ज्यादा गलत प्रिडिक्ट करा है, तो मैं इसके पास वापस जाऊंगी और बोलूंगी ठीक से प्रिडिक्ट कर, तो क्या कर रहा है. ये जो वापस मॉडल के पास गई, इसको बैकवर्ड पास बोलते हैं, और बैक ट्रैकिंग बोलते हैं, या बैक प्रोपोगेशन बोलते हैं. तो द एरर इज प्रोपोगेटेड बैक थ्रू द नेटवर्क एंड द वेट्स आर एडजस्टेड यूजिंग ग्रेडियंट. ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास लेयर्स होती है, यहाँ वी हैव 3 layers in the neural network, which is we can say input layer, hidden layer and output layer. Input layer के अंदर तुम्हारे पास कुछ activation functions होते हैं. If you have multiple neurons present in your neural network, तो basically ये जो activation function होता है, ये कुछ neurons को बोलता है अभी के लिए तुम बंद हो जाओ, तुम्हें computation करने की जरूरत नहीं है, let others handle, so that load कम पड़े किसी भी न्यूरॉन पे, इस तरीके से. तो हमारे पास different activation function होते हैं जो कि help करते हैं
नॉन लिनियरिटी को भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं और ये भी हेल्प करते हैं कि कौन से फंक्शन कब एक्टिवेट होंगे नहीं होंगे। सो वी हैव डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन लाइक सिग्मॉइड फंक्शन, रेलो फंक्शन एंड टाइनेज फंक्शन। एंड आई नो यू ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दैट बिकॉज़ आई ऑलरेडी सॉ योर सिलेबस ऑफ आरएलडीए। तो मुझे पता है ये तुम्हें आता होगा। ठीक है? तो बस यहाँ पे इतना देख लेना है कि एप्लीकेशन से क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन में यूज़ होता है, लिमिटेशंस इसकी ओवरफिटिंग वगैरह होती है। एंड दिस इज़ योर समरी एंड विद दैट वी फिनिश योर यूनिट 2। एक बार तुम्हें सिलेबस दिखा देती हूँ, अगर तुम्हें सब कुछ समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। मैं आरएलटीएल की वीडियोस नहीं बना पाई थी क्योंकि उस वक़्त मैं बहुत बीमार थी और मुझे बहुत गंदी सर्दी लग गई थी। तो मुझे बहुत बुरा भी लगा कि मैं वीडियोस नहीं रिकॉर्ड कर पाई तब। तो इसीलिए अभी तुम्हारे एग्ज़ाम्स के गैप के बीच आई डिसाइडेड कि बना देती हूँ वीडियोस। अ, ठीक है? तो अभी अगर पसंद आए तो कर देना लाइक वीडियोस को और शेयर भी कर दिया करो बहुत ज़्यादा-सा अगर अच्छी लगे तो। अब सिलेबस देख लेते हो तुम्हारा कितना कवर हो गया और उसके बाद फिर मुझे बाकी यूनिट्स भी बनानी है तुम्हारी। ओके, सो दिस इज योर यूनिट 2 ऑफ पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन कंप्यूटर विजन। हमने स्टैटिस्टिकल पैटर्न देखा, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन देखी, फीचर वेक्टर्स, क्लासिफायर्स देखा, प्री प्रोसेसिंग एंड फीचर एक्सट्रैक्शन देखा, कर्व्स ऑफ डायमेंशनलिटी का मतलब देखा क्या होता है देखा, पॉलिनोमियल कर्व फिटिंग क्या होती है, मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, मल्टीवेरिएट देखा, बेस थ्योरम पढ़ा, डिसीजन बाउंड्री देखी, पैरामीट्रिक मेथड देखा, सीक्वेंशियल पैरामीटर एस्टिमेटर्स देखे, लीनियर डिस्क्रिमिनेटर फंक्शन, फिशर लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एंड फीड फॉरवर्ड नेटवर्क मैपिंग। आई होप तुमने सारे कंसेप्ट देख लिए। अभी बस इतना बोलूंगी कि एक बार पीवाईक्यू भी देख लेना कंसेप्ट के साथ साथ एंड पीवाईक्यूज के आंसर्स खुद से निकालने की कोशिश करना, अच्छे से पेपर करना एंड क्या बोलूं मैं, बहुत मेहनत करो, अच्छा पढ़ो और एंड सेम्स अच्छे से देके आओ। थैंक यू सो मच इफ यू आर स्टिल वाचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।